हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। पर्सन फॉर और अगेंस्ट whom कॉन्ट्रैक्ट मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, मतलब पर्सन किसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है। किस किस पर्सन के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, ये बोल रहा है सेक्शन 15 की एक हेडिंग है, जिसमें सेक्शन 15 ये बोल रहा है हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। मतलब कौन कोर्ट में आके सूट फाइल करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ले सकता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑब्टेन बाय किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाएगा, एनी पार्टी। मतलब एनी पार्टी इन द सेंस कि जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी हैं उनके द्वारा ये सूट लाया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। दूसरा, उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आके सू कर सकते हैं, और अगर प्रिंसिपल है तो एनी पार्टी, मतलब अगर कोई एजेंट है तो उसका कोई प्रिंसिपल है तो वो भी आके सू कर सकता है। ये बताया गया सेक्शन 15 के क्लॉज बी में। अब इसके बाद आते हैं क्लॉज सी में। क्लॉज सी क्या बोलता है? क्लॉज सी ये बोलता है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो है कैसा है, सेटलमेंट ऑन मैरिज या फिर कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है डाउटफुल राइट्स का बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एनी पर्सन बेनिफिशियली एंटाइटल्ड देयर अंडर। मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ मैरिज से रिलेटेड या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट से रिलेटेड है तो कौन सू कर सकता है, मेंबर ऑफ द सेम फैमिली और एनी पर्सन बेनिफिशियली एंटाइटल्ड देयर अंडर। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बेनिफिशियली एंटाइटल्ड है वो भी सू कर सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि मेंबर ऑफ सेम फैमिली। अब उसके बाद आते हैं वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर्ड बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि टेनेंट फॉर लाइफ के द्वारा एंटर किया गया है इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर। मतलब जो टेनेंट फॉर लाइफ है उसका ड्यू एक्सरसाइज, मतलब वो अपने पावर में रहते हुए ही उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो कौन सू कर सकता है, द रिमाइंडर मैन ये सू कर सकता है। अ रिविजनर इन पोजीशन, रिविजनर इन पोजीशन वेयर द एग्रीमेंट इज कोवेनेंट एंटर्ड इनटू विथ हिज प्रीडिसेसर इन टाइटल एंड द रिविजनर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सच कोवेनेंट। तो इस सेक्शन को, सेक्शन ई जो ई है, इसको हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 26 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जहाँ पे रिविजनर की बात की जाती है। कब कोई व्यक्ति रिविजनर कहलाता है और कब कौन रिमाइंडर कहलाता है। तो ये जो बात हुई है रिविजनर इन पोजीशन की, उसको हम लिमिटेशन से कनेक्ट करके पढ़ेंगे जब लिमिटेशन एक्ट को हम कवर कर रहे होंगे। और रिविजनर इन पोजीशन समझ लीजिए, जो पर्सन जो रिविजनर है, जो पोजीशन में व्यक्ति है, वो रिवर्ट बैक हुई है उसको प्रॉपर्टी, तो वो अगर कोई एग्रीमेंट में एंटर करता है इनटू विथ हिज प्रीडिसेसर इन टाइटल, जो मतलब उसके पहले उस प्रॉपर्टी में टाइटल होल्डर था, एंड द रिविजनर इज एंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ सच कोवेनेंट, तब जो रिविजनर है जो उसके बाद आया है तो वो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला रहा है। और रिविजनर इन रिमाइंडर, रिविजनर इन रिमाइंडर क्या होता है, वेयर द एग्रीमेंट इज सच अ कोवेनेंट एंड द रिविजनर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट देयर ऑफ एंड विल सस्टेन मटेरियल इंजुरी बाय रीजन ऑफ इट्स ब्रीच। यहाँ पे बोला गया है कि जो रिविजनर इन रिमाइंडर है, अगर कोई कोवेनेंट मतलब कोई ट्रांसफ़र हो रहा है एग्रीमेंट के द्वारा और रिविजनर जो है एंटाइटल्ड है उसके बेनिफिट के लिए, तब उसको कोई मटेरियल इंजरी हो रही है तब वो अपना सूट ला सकता है जो रिविजनर इन रिमाइंडर है। यहाँ पे क्लॉज ई में रिविजनर इन पोजीशन है और एफ में रिविजनर इन रिमाइंडर है। अब इसके आते हैं एफ ए में, वेयर अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स एमलगमेटेड। मतलब एक पार्टनरशिप थी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप थी, उन्होंने एक एग्रीमेंट एंटर किया और सब्सिक्वेंटली बिकम्स एमलगमेटेड विथ अनदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे कि एक पार्टनरशिप थी ए बी सी की फर्म और एक पार्टनरशिप थी एक्स वाई और जेड। अब ये दोनों मिल गए
और फॉर्म कर लिए AXYBZC। ऐसा करके इन्होंने एक नया पार्टनरशिप फॉर्म चालू किया इन दोनों के एमलगमेशन से। तो जो न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है जो अराइज हुई है एमलगमेशन से, वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकती है, यही बताया गया है। अब आते हैं क्लॉज जी में। जी में बताया वेयर अ कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स एमलगमेटेड विथ अनदर कंपनी। जैसा कि अभी पार्टनरशिप में हमने देखा, वैसे ही कंपनी की बात की गई। अगर कंपनी एमलगमेटेड हो जाती है, दो या दो से ज़्यादा कंपनियाँ, तो जो दो न्यू कंपनी अराइज होगी वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑब्टेन कर सकती है। उसके बाद क्लॉज जी में बताया वेयर द व्हेन द प्रमोटर ऑफ कंपनी हैव बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय इट्स टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब जो कंपनी है वो भी सू कर सकती है। मतलब कोई प्रमोटर है कंपनी का, उन्होंने इनकॉर्पोरेशन के पहले एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट में, और वो इनकॉर्पोरेशन के जैसा, मतलब जो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद भी उसका इन्फोर्समेंट किया जा सकता है, तब जो कंपनी है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकती है। अब आते हैं सेक्शन 16 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और ये जो सेक्शन है ये सबसे ज़्यादा प्री में तो सिर्फ पूछा जाता है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ क्लॉज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं सिविल की, तो आपको सेक्शन 16 आना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं हमने सेक्शन 10 में भी पढ़ा था सेक्शन 16 के बारे में, कि अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है तो वो सब्जेक्ट किसके होगा, सेक्शन 11 क्लॉज 2, फिर सेक्शन 14 और सेक्शन 16। इन तीनों के सब्जेक्ट को देखते हुए ही सेक्शन 10 का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। तो जो सेक्शन 16 है वो क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। सेक्शन 16 में बताया गया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स इन फेवर ऑफ पर्सन। मतलब एनफोर्समेंट किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, ये बताया गया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन फेवर ऑफ पर्सन, मतलब जो पर्सन किसके फेवर में, मतलब जो पर्सन आया है कब उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम नहीं करवाएंगे, ये बताया। हु हैज़ ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20। मतलब एक बी है, एक ए है और एक बी है। ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया मकान बनाने का, बी ने उस मकान को नहीं बनाया और ए ने फिर उसको मकान को सी से बनवा लिया। तब जब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गया तो क्या वो ए को वापस से बोल सकता है कि तुम फिर से हमारा मकान बना के दो, नहीं। तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गया तब इसका परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो यही बात किया गया सेक्शन 16 के अंतर्गत। अब आते हैं सेक्शन 16 क्लॉज बी में। Who has become incapable of performing or violates any essential term of the contract that on his part remains to be performed, or act in fraud of the contract, or willfully act at variance or in subversion of the relation intended to be established by the contract। जो पर्सन इनकेपेबल हो गया है परफॉर्म करने से, या फिर जो पर्सन वायलेट कर रहा है कोई इसेंशियल टर्म को, या फिर कोई पर्सन एक्ट किए फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कोई ऐसा एक्ट विलफुली जिसको वेरिएंस कर दिया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वेरी कर दिया गया, मतलब जो पहले का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ना करके उसको चेंज कर दिया गया, तब इसका परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। अब आते हैं क्लॉज सी में। हु फेल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है। हु फेल्स टू प्रूव ही हैज़ परफॉर्म और हैज़ बीन रेडी एंड विलिंग to perform the essential terms of the contract which are to be performed by him other than terms of the performance of which has been prevented or waived by the defendant। इसको आप सेक्शन नंबर 55 के साथ याद रख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इसमें ये बोला गया है कि अगर एक ए पर्सन है, वो ये बी को बोल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट का जिस दिन परफॉर्मेंस होना था उस दिन बी जो है वो रेडी और विलिंग नहीं था। मतलब रेडी इन द सेंस कि वो कहीं भी अपना इंटेंशन नहीं दिखा रहा था कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। और विलिंग मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल टर्म्स या फिर जैसे कि जो इसको पेमेंट या कंसिडरेशन देना था वो कहीं ना कहीं बी के में दिख नहीं रहा था। जैसे कि एक प्रॉपर्टी को लेकर एग्रीमेंट हुआ कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, बी ये बोला कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, और ए को उसने
एक टोकन अमाउंट दे दिया। बट जब बात आई 3 महीने बाद रजिस्ट्री करवाने की, तब बी ये बोल रहा है, ए बी के पास गया तो बी कहीं ना कहीं उसको मना करने की कोशिश कर रहा था। बट उसके बाद जब बात आई रजिस्टर ऑफिस में पहुंचने की, तब भी बी नहीं पहुंचा, और उसके बाद जो मनी कंसिडरेशन था वो भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये रेडी और विलिंग नहीं दिख रहा था। और बाद में आके बी ये बोलता है कि नहीं, मैं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहता हूँ ए का, जो इसके बीच में हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तब बी को मना कर दिया जाएगा कि जब आपकी बारी थी तब आप रेडी और विलिंग नहीं थे, इसीलिए अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। ये बात किया गया है सेक्शन 16 के अंतर्गत। अब आते हैं इसके फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी। ये क्या बोल रहा है? एक्सप्लेनेशन: फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ मनी it is not essential for the plaintiff to actually tender to the defendant or to deposit in court any money except where so directed by the court। जब भी कोई पेमेंट ऑफ मनी का वादा आएगा, तब कोई भी डिपॉजिट जमा करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोर्ट डायरेक्ट ना कर दे। प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ रेडीनेस और विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंस्ट्रक्शन। मतलब प्लेंटिफ को हमेशा अपना रेडी और विलिंगनेस प्रूफ करना होगा कि वो परफॉर्म करने के लिए रेडी था, तब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ट्रू कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आएगा। ये था सेक्शन नंबर 16। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।